यूनिट्स एंड मेजरमेंट का जो नेक्स्ट टॉपिक है उसमें मेजरमेंट ऑफ लेंथ, मास एंड टाइम का मतलब लेंथ, मास और टाइम मेजरमेंट के लिए व्हाट आर द डिफरेंट टेक्निक्स फॉलोड, ये हमको स्टडी करना है। पहले शुरू करते हैं मेजरमेंट ऑफ लेंथ। लेंथ का मतलब डिस्टेंस, मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस। ओके, नाउ डिस्टेंस मेजर करने के लिए वी फॉलो डिफरेंट टेक्निक्स। स्मॉल डिस्टेंस हो, लार्ज डिस्टेंस हो, वी फॉलो डिफरेंट टेक्निक्स। यूजुअली नॉर्मल डिस्टेंस मेजर करने के लिए आप स्कूल में या कॉलेज में जो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हो वो होता है स्केल। ओके, नाउ ये जो स्केल है या इससे भी थोड़ा बड़ा स्केल होता है जो स्कूल में टीचर यूज करते हैं, उसको बोलते हैं मीटर स्केल, है ना, ऑलमोस्ट इतने 1 मीटर का होता है। बट आपके कंपास में जो स्केल होता है वो इस टाइप का स्केल होता है। ओके, नाउ ये जो स्केल है, इस स्केल का लीस्ट काउंट कितना है? लीस्ट काउंट का मतलब स्मॉलेस्ट डिस्टेंस दैट कैन बी मेजर्ड बाय द इंस्ट्रूमेंट। तो इंस्ट्रूमेंट का जो लीस्ट काउंट होता है वो उस इंस्ट्रूमेंट का सबसे स्मॉलेस्ट रीडिंग होता है, उससे कम पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, तो हम लोग जो मीटर स्केल यूज करते हैं उस मीटर स्केल का जो स्केल का रेंज होता है वो 1 मिलीमीटर से 1 मीटर तक होता है। का मतलब मीटर स्केल में सबसे छोटा जो डिवीजन होगा, सबसे छोटा वाला, वो कितना होगा? 1 मिलीमीटर का होगा। एंड अगर मीटर स्केल होगा, नॉट दिस वन, मीटर स्केल जो होगा उसका हाईएस्ट रीडिंग कितना होगा? 1 मीटर। इसको अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना होगा तो वी कैन से इट विल मेजर फ्रॉम 0.1 सेंटीमीटर, बिकॉज 1 मिलीमीटर इज 0.1 सेंटीमीटर टू 100 सेंटीमीटर। का मतलब मीटर स्केल इतने रेंज के डिस्टेंसेस मेजर कर सकता है। बट अगर कोई लेंथ 0.1 सेंटीमीटर से भी छोटा होगा तो फिर हम लोग क्या करेंगे? तो फॉर द डिस्टेंसेस लेस देन 0.1 सेंटीमीटर वी कैन यूज द इंस्ट्रूमेंट वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर इंस्ट्रूमेंट कुछ इस तरह होगा। ये भी आप प्रैक्टिकल में यूज करोगे। तो जब भी आपको कॉलेज के प्रैक्टिकल स्टार्ट होंगे, फिर इस प्रैक्टिकल, उसमें आप ये वर्नियर कैलिपर इंस्ट्रूमेंट भी यूज करोगे। इसको बोलते हैं वर्नियर कैलिपर। तो ये जो वर्नियर कैलिपर इंस्ट्रूमेंट है, दिस वर्नियर कैलिपर कैन मेजर डिस्टेंसेस अप टू 0.01 सेंटीमीटर, जो डिस्टेंस मीटर स्केल से पॉसिबल नहीं होगा। एंड इसको अगर मीटर में कन्वर्ट करना होगा तो कितना होगा? 10⁻⁻⁴ मीटर। बट अगर कोई डिस्टेंस 0.01 से भी छोटा है तो फिर उस केस में वर्नियर कैलिपर तो एप्लीकेबल नहीं होगा या यूज नहीं होगा। तो इन दैट केस वी हैव वन मोर इंस्ट्रूमेंट विच इज कॉल्ड स्क्रू गेज, और ये होता है इंस्ट्रूमेंट स्क्रू गेज। ये भी आप कॉलेज में यूज करोगे प्रैक्टिकल में। ठीक है, तो स्कूल में आप इसको भी यूज करोगे। इस इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है? माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। ठीक है, तो माइक्रोमीटर स्क्रू गेज जो होता है उसका जो एक्यूरेसी होता है, उसका जो लीस्ट काउंट होता है, उसका जो स्मॉलेस्ट डिवीजन होता है वो 0.001 सेंटीमीटर होता है। का मीटर में कितना होगा? 10⁻⁻⁵ मीटर। का मतलब मीटर स्केल, वर्नियर कैलिपर्स एंड स्क्रू गेज ये इंस्ट्रूमेंट्स है टू मेजर स्मॉल डिस्टेंसेस। बट अगर डिस्टेंस लार्ज होगा, स्मॉल नहीं लार्ज होगा, जैसे अर्थ एंड जुपिटर के बीच का डिस्टेंस, या हमको मेजर करना है अर्थ और सन के बीच का डिस्टेंस, या हमको मेजर करना है अर्थ और मून के बीच का डिस्टेंस, या हमको मेजर करना है अर्थ और किसी स्टार के बीच का डिस्टेंस। तो ऐसे जो लार्ज डिस्टेंस मेजर करने हैं, उस लार्ज डिस्टेंस के लिए ये इंस्ट्रूमेंट तो कुछ काम में आएंगे नहीं, बिकॉज डिस्टेंस इतने लार्ज है कि जिसमें मीटर स्केल तो हम लोग यूज नहीं कर पाएंगे। तो फॉर मेजरमेंट ऑफ लार्ज डिस्टेंसेस वी हैव टू यूज सम इनडायरेक्ट मेथड। लार्ज डिस्टेंस कोई इंस्ट्रूमेंट से हम लोग मेजर नहीं कर पाएंगे कि इंस्ट्रूमेंट लिया और डिस्टेंस को मेजर किया, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो लार्ज डिस्टेंस मेजर करने के लिए वी हैव टू फॉलो इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट का मतलब हमको उसको डायरेक्टली मेजर नहीं करना है। और हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एक इनडायरेक्ट मेथड। उस मेथड का नाम है पैरेलेक्स मेथड। क्या है मेथड का नाम? पैरेलेक्स मेथड। तो पैरेलेक्स मेथड एक इनडायरेक्ट मेथड का नाम होगा टू मेजर लार्ज डिस्टेंसेस बिटवीन
अर्थ एंड द स्टार या डिस्टेंस बिटवीन एनी टू प्लैनेट्स। तो चलो अभी समझते हैं कि ये पैरेलैक्स मेथड है क्या। तो इन पैरेलैक्स मेथड, सपोज ये अपना प्लैनेट अर्थ है, मैंने ये अर्थ का छोटा पार्ट ड्रॉ किया, हाँ, स्मॉल पार्ट ऑफ दिस अर्थ। तो हमको क्या करना है, इस मेथड में अर्थ सरफेस के कोई भी 2 पॉइंट सिलेक्ट करना है। ऑन अर्थ सरफेस सिलेक्ट एनी 2 प्लेसेस। एक प्लेस को मैंने ए कॉल किया, दूसरे प्लेस को मैंने बी कॉल किया। फॉर एग्जाम्पल, सपोज प्लेस ए मुंबई और प्लेस बी दिल्ली, न्यू दिल्ली। तो यू सिलेक्ट एनी 2 प्लेसेस ऑन द अर्थ सरफेस, ये प्लेस ए एंड प्लेस बी। अभी प्लेस ए और प्लेस बी के बीच का डिस्टेंस हमको पहले से ही मालूम होगा। तो जो प्लेसेस हमने पहले से डिसाइड किया अर्थ सरफेस के, उनके बीच का डिस्टेंस जो है वो हमको पहले से नोन होगा, मालूम होगा। लेट द डिस्टेंस बी बी। तो बी इज द डिस्टेंस बिटवीन प्लेस ए एंड प्लेस बी। अभी सपोज हमको अर्थ से लेके किसी दूसरे प्लैनेट के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। सो लेट एस बी सम अदर प्लैनेट। तो अगर ये डिस्टेंस हमको मेजर करना है, अर्थ और प्लैनेट के बीच का डिस्टेंस मेजर करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस प्लैनेट को 2 प्लेसेस से एक साथ ऑब्जर्व करेंगे। प्लेस ए और प्लेस बी से उसको एक साथ ऑब्जर्व करोगे। और इस प्लैनेट को ऑब्जर्व करने के लिए वी यूज टेलीस्कोप। तो एक टेलीस्कोप यहां से फिक्स होगा और ये प्लैनेट के ऊपर फोकस होगा, और दूसरा टेलीस्कोप यहां पे फिक्स होगा और ये भी प्लैनेट के ऊपर फिक्स होगा। Let capital D be the distance between planet and the earth, जो हमको मेजर करना है। Our aim is to find distance capital D, हमको D फाइंड करना है। फिर अगर यहां पर हमने टेलीस्कोप फिक्स किया है, तो टेलीस्कोप ने वर्टिकल के साथ जो एंगल फॉर्म किया है, उस एंगल को θ/2 डिफाइन करो। फिर वही एंगल यहां पे भी होगा θ/2। तो θ/2 इज द एंगल बिटवीन पोजीशन ऑफ टेलीस्कोप एंड वर्टिकल लेवल। अगर ये 2 एंगल θ/2 होंगे तो बाय सिंपल ज्योमेट्री वी कैन से दिस एंगल इज थीटा। ठीक है, तो ये θ/2 है, ये θ/2 है, तो ये कितना हो गया, पूरा एंगल थीटा हो गया। नाउ ये जो डिस्टेंस b होगा, ये डिस्टेंस b इस d के कंपैरिजन में एकदम ही छोटा होगा। तो सिंस b इज वेरी मच लेस देन कैपिटल D, ये जो b है ना, ये d से बहुत कम है, इसके लिए b/d जो है वो वेरी मच लेस देन 1 होगा। तो इन दोनों का डिवीजन 1 से बहुत ही कम होगा, 0.0001 ऐसा कुछ होगा, वेरी मच लेस देन 1। तो अंडर दिस कंडीशन वी कैन यूज दिस फॉर्मूला, एंगल इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। ये एंगल का बेसिक फॉर्मूला है, ये एंगल का डेफिनेशन है। बट ये फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए एंगल शुड बी इन रेडियन। यहां पे एंगल डिग्री में नहीं चलेगा, एंगल को अपने को रेडियन में ही लेना पड़ेगा। तो एंगल होता है आर्क अपॉन रेडियस। तो ये फॉर्मूला अगर मुझे यहां पे अप्लाई करना है, तो ये कैपिटल डी इतना छोटा है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको एक आर्क एज्यूम करेंगे, डिस्टेंस ए बी को एक आर्क एज्यूम करेंगे। का मतलब यहां पे एक बड़ा सर्कल फॉर्म हो रहा है, उस सर्कल का ये सेंटर है और ये उस सर्कल का छोटा आर्क होगा ए बी। एंड अगर ये आर्क है और ये सेंटर है, तो डी क्या बनेगा, उस सर्कल का रेडियस बनेगा। तो आर्क लेंथ इज b और रेडियस कितना हो गया, कैपिटल D। तो एंगल इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। एज्यूम करो कि यहाँ पे एक बड़ा सर्कल बन रहा है, ठीक है, उस सर्कल का यहाँ पे सेंटर है और ये छोटा आर्क हो गया। तो थीटा इक्वल्स टू b/d, हमको तो d फाइंड करना है, तो d का फॉर्मूला क्या होगा, b/θ होगा। तो अगर मुझे b और थीटा का वैल्यू पता होगा, तो आई कैन इजिली फाइंड कैपिटल D बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, d इक्वल्स टू b/θ। ये जो एंगल थीटा यहां पे फॉर्म होगा, उस थीटा को क्या बोला जाएगा, पैरेलैक्स एंगल। एंगल थीटा इज कॉल्ड पैरेलैक्स एंगल। तो इस मेथड से वी कैन इजीली फाइंड आउट डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड एनी अदर प्लैनेट, और इस मेथड का नाम क्या है, पैरेलैक्स मेथड। तो ये होंगे अलग अलग टेक्निक्स फॉर द मेजरमेंट ऑफ लेंथ। अभी इसके बाद हम लोग स्टडी करेंगे मेजरमेंट ऑफ मास और मेजरमेंट ऑफ टाइम। मेजरमेंट ऑफ लेंथ स्टडी करने के बाद अभी हम लोग स्टडी करेंगे मेजरमेंट ऑफ मास। Usually mass is a physical property of that particular substance.
एंड यूजुअली हम लोग मास को एक्सप्रेस करते हैं इन द यूनिट किलोग्राम. किलोग्राम से अगर छोटा होगा तो हम लोग ग्राम यूनिट भी यूज करते हैं. नॉर्मली मास मेजर करने के लिए हम लोग जो डिवाइस यूज करते हैं उसको बोलते हैं फिजिकल बैलेंस. ये फिजिकल बैलेंस आपने बहुत बार ग्रोसरी स्टोर में देखा होगा. इस टाइप के बैलेंस में 2 पैन होते हैं, है ना. 2 पैन होते हैं, इनको हम लोग सस्पेंड करते हैं 2 पैन को. एक होता है लेफ्ट पैन, एक होता है राइट पैन. एक पैन में हम लोग क्या करते हैं, नॉन वेट डालते हैं. नॉन वेट ½ kg 1 kg जो अपने छोटे छोटे वेट होते हैं ना, हम लोग एक पैन में डालते हैं. और दूसरे पैन में उस ऑब्जेक्ट को डालते हैं जिसका हमको को मास फाइंड करना है. एंड जब भी दोनों पैन के वेट बैलेंस हो जाएंगे तो पॉइंटर जो है ना वो एकदम सेंटर पे होगा. तो फिजिकल बैलेंस इज द इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ मासेस ऑफ स्मॉल बॉडीज. अभी एक नए टाइप के बैलेंस भी हम लोग यूज करते हैं जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस. तो आपने देखा होगा कुछ मेडिकल स्टोर में या ग्रोसरी स्टोर में या मॉल्स में, जहां जहां पे हम लोग कोई चीज को खरीदते हैं तो उसका जो मास है वो कैसे मेजर करते हैं, विद हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वेइंग स्केल. तो इलेक्ट्रॉनिक वेइंग स्केल इज अनदर इंस्ट्रूमेंट फॉर द मेजरमेंट ऑफ मास. बट अगर मास समझो कुछ ज्यादा ही हेवी है, जैसे ट्रक का मास या कार का मास अगर मुझे मेजर करना है, तो ऐसे हेवी ऑब्जेक्ट की मासेस के लिए फिजिकल बैलेंस तो काम में आएगा नहीं. तो वहां पे एक अलग टाइप का वेइंग स्केल यूज होता है ट्रक एंड कार के मास को मेजर करने के लिए. एंड ट्रक या किसी भी व्हीकल का जो मास होता है वो हम लोग किलोग्राम में एक्सप्रेस नहीं करते, वो हम लोग टन में एक्सप्रेस करते हैं, टन. एंड 1 टन कितना होता है, 1000 kg. तो ट्रक या जो कार होते हैं उसके मास टन्स में होते हैं. 1 टन 2 टन और 1 टन कितना होता है, 1000 kg होता है ना. ये तो हो गए नॉर्मल बॉडीज के मासेस. बट अगर एकदम ही स्मॉल मास है, का मतलब ऑब्जेक्ट एकदम ही स्मॉल है, तो स्मॉल मास का मेजरमेंट कैसे होगा. फिजिकल बैलेंस से तो हम लोग नॉर्मल बॉडीज के मास मेजर कर लेते हैं. तो फॉर द मेजरमेंट ऑफ स्मॉल मासेस, जैसे एटम का मास मुझे मेजर करना है, या मॉलिक्यूल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल जो होते हैं ना उनके मास मुझे मेजर करना है. तो ऐसे पार्टिकल्स के मासेस आप फिजिकल बैलेंस से तो मेजर नहीं कर पाओगे. तो इन मासेस को मेजर करने के लिए एक स्पेशल मेथड यूज होता है. उस मेथड का नाम है मास स्पेक्ट्रोग्राफ. इस मेथड के बारे में हम लोग ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे बिकॉज ये मेथड क्या है अपने सिलेबस में नहीं है. बस एक मेथड है जिसको बोलते हैं मास स्पेक्ट्रोग्राफ मेथड फॉर द मेजरमेंट ऑफ स्मॉल ऑब्जेक्ट, जैसे एटम, मॉलिक्यूल, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन. इनके मास मेजर करने के लिए वी यूज द मेथड ऑफ मास स्पेक्ट्रोग्राफ. और इनके मासेस इतने छोटे होंगे कि 10⁻²8, 10⁻27 किलोग्राम उतने छोटे होंगे. तो ऐसे छोटे मासेस के लिए किलोग्राम यूनिट भी सुटेबल नहीं होगा बिकॉज ये तो मासेस है ना एकदम ही छोटे है. उसका रेंज 10⁻27, 10⁻30 इतना छोटा है. तो ऐसे छोटे मास मेजर करने के लिए हम लोग एक स्पेशल यूनिट यूज करेंगे. उस यूनिट का नाम है यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट. यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट, इसका सिंबल है यू. और इस यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट को कभी कभी AMU भी बोलते हैं. AMU एटॉमिक मास यूनिट. AMU का मतलब एटॉमिक मास यूनिट. तो यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट इज द यूनिट यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ स्मॉल मासेस. और 1 AMU कितना होता है या 1 U कितना होता है, इसी का सिंबल 1 U भी है. तो इसको इस तरीके से डिफाइन किया कि सपोज एक कार्बन 12 आइसोटोप है, कार्बन का एक आइसोटोप है कार्बन 12. तो इस कार्बन 12 आइसोटोप का एक कार्बन का जो एटम का मास होगा, उस एक कार्बन एटम के मास का 1/12 पार्ट जो होगा ना वो ये 1 AMU होगा. तो 1 AMU is 1/12 times the mass of 1 atom of carbon. और ये कार्बन एटम किस में होगा, कार्बन 12 आइसोटोप में होगा.
एंड 1 U का वैल्यू होता है 1.66 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। ये 1 mA का मास होगा किलोग्राम में। अभी ये तो हो गया टेक्निक ऑफ मेजरमेंट ऑफ स्मॉल मासेस। बट अगर हमको लार्ज मास मेजर करना है, वेरी ह्यूज मास मेजर हमको करना है, एकदम बड़े मास, जैसे मुझे किसी प्लैनेट का मास चाहिए या किसी स्टार का, या मुझे सन का मास मेजर करना है, तो ऐसे ह्यूज साइज बॉडीज का मास भी हम लोग फिजिकल बैलेंस से मेजर नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे ह्यूज मासेस मेजर करने के लिए भी हम लोग कुछ इनडायरेक्ट मेथड को फॉलो करेंगे। उसमें से एक मेथड का नाम है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो यूजिंग न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन वी कैन मेजर मास ऑफ प्लैनेट और सन। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ, ग्रेविटेशनल फोर्स F का फॉर्मूला होता है G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन R स्क्वायर। दिस इज न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इसमें F होगा ग्रेविटेशनल फोर्स, कैपिटल M होगा मास ऑफ द प्लैनेट जो हमको मेजर करना है, स्मॉल m होगा मास ऑफ द बॉडी जैसे अपना मास होगा, R होगा डिस्टेंस बिटवीन प्लैनेट एंड द बॉडी, एंड G को बोलेंगे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो अगर मुझे F, कैपिटल G, स्मॉल m और R इनके वैल्यूज मालूम होंगे तो आई कैन इजीली फाइंड मास ऑफ द प्लैनेट। तो यूजिंग सच टेक्निक वी कैन फाइंड आउट मास ऑफ हेवी ऑब्जेक्ट्स। और ये जो टेक्निक है इससे हमको छोटे पार्टिकल्स के मास पता करेंगे। तो ये होंगे डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ मास। अभी मेजरमेंट ऑफ मास के बाद आएगा मेजरमेंट ऑफ टाइम। आफ्टर मेजरमेंट ऑफ मास वी डिस्कस मेजरमेंट ऑफ टाइम। नाउ टाइम मेजरमेंट के लिए वी यूजुअली फॉलो क्लॉक। तो क्लॉक इज ए इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ टाइम, एंड क्लॉक में टाइम मेजर होता है सेकंड। और क्लॉक का जो एक्यूरेसी होगा, उसका जो प्रिसीजन होगा, दैट डिपेंड्स अपॉन इवेंट का, आपको मतलब कौन सा इवेंट मेजर करना है। अगर आपका स्कूल का ड्यूरेशन मेजर करना है तो नॉर्मल क्लॉक इज सुटेबल, वो चलेगा। बट ओलंपिक्स में जो 100 मीटर का रेस होता है, वहां पे अपना जो नॉर्मल क्लॉक होता है या रिस्ट वॉच होता है वो काम में नहीं आएगा, बिकॉज वहां पे दो एथलीट का जो फिनिशिंग लाइन होता है उसमें 1 मिलीसेकंड का डिफरेंस होता है। तो उसके लिए क्लॉक और भी एक्यूरेट होना चाहिए। उसमें अपनी नॉर्मल क्लॉक वहां पे नहीं चलेंगी, उसमें क्लॉक हैज टू बी मोर एक्यूरेट। सो वहां पे थोड़े ज्यादा एक्यूरेट क्लॉक यूज होते हैं। The most accurate clock used in the laboratories, in the physical laboratories, are called atomic clock. So atomic clock are found to be the most accurate clock in this world. And atomic clock में cesium 133 नाम का जो एलिमेंट होता है, cesium 133 एलिमेंट, उस cesium एटम के वाइब्रेशंस के टर्म में वो टाइम मेजर होता है in atomic clock. But those clocks are required in experiment where high degree of time accuracy is required, where we use cesium 133 atom. तो ऐसे टाइम मेजरमेंट के भी अलग अलग हम लोग इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं। तो वी हैव स्टडीड डिफरेंट मेथड्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ लेंथ, मेजरमेंट ऑफ मास एंड मेजरमेंट ऑफ टाइम। हेलो बच्चों, यूनिट्स एंड मेजरमेंट हमने इस चैप्टर को स्टार्ट किया था। अभी तक हमने इस चैप्टर में यूनिट क्या होता है, फिर यूनिट्स के डिफरेंट टाइप्स क्या होते हैं, फंडामेंटल यूनिट्स, डिराइव्ड यूनिट्स, फिर हमने स्टडी किया था डायमेंशंस, हाउ टू फाइंड डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी एंड व्हाट आर द डिफरेंट यूजेस ऑफ डायमेंशंस। तो अभी तक हमारे इतने टॉपिक्स कवर हो गए हैं। अभी जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। तो सबसे पहले समझेंगे कि ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड होता क्या है। फॉर एग्जाम्पल, सपोज आपको ऐसे एक नंबर दिया है 31 या 983 या 8.4, तो गिवन नंबर को आपको लिखना है इन द पावर ऑफ 10।
का मतलब उसका जो भी नियरेस्ट 10 का पावर होगा उसमें नंबर को एक्सप्रेस करना है। और जब भी आप गिवन नंबर को उसके नियरेस्ट 10 के वैल्यू में लिखोगे तो उस 10 का जो पावर होगा वही उस वैल्यू का ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड होगा। ओके, तो लेट अस सी डेफिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। The order of magnitude of a physical quantity is its magnitude expressed in the nearest power of 10। का मतलब किसी भी वैल्यू के मैग्नीट्यूड को उसके सिर्फ पावर ऑफ 10 में ही एक्सप्रेस करने का, नियरेस्ट पावर ऑफ 10। तो वो जो 10 का पावर होगा वही उस क्वांटिटी का ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड होगा। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ टू फाइंड द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए कुछ डेफिनेट रूल्स है। तो वी फर्स्ट हैव टू अंडरस्टैंड द रूल्स टू फाइंड ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड एंड देन वी सी सम एग्जांपल्स। नाउ रूल नंबर 1 सेज आपको जो भी नंबर दिया जाएगा, जैसे मैंने यहां पे एग्जांपल लिए थे, तो आपको क्या करना है, आपको जो नंबर दिया जाएगा उसको इस फॉर्म में लिखना है, p into 10⁻⁵। तो एक्सप्रेस द गिवन नंबर इन द फॉर्म ऑफ p into 10⁻⁵। नाउ इसमें p क्या होगा, इसमें p एक नंबर होगा विच विल लाई बिटवीन 0 and 10। In other words, p will be a number having decimal point after 1 digit। तो मतलब ये जो नंबर p होगा उसमें अगर डेसिमल पॉइंट होगा तो एक डिजिट के बाद होगा, तभी वो नंबर 0 और 10 के बीच में होगा। एंड अगर p 10 से ज्यादा है तो डेसिमल पॉइंट को शिफ्ट करके उसको 0 और 10 के बीच में आपको लाना पड़ेगा। एंड ये जो q है इट कैन बी एनी इंटीजर, इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर। तो सबसे पहले आपको गिवन नंबर को क्या करना है, p into 10⁻⁵ के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। उसके बाद आपको p ऑब्जर्व करना है कि ये जो नंबर p होगा उस प्लेस पे क्या डिजिट होगा। अगर ये p लेस देन 5 होगा, एनी नंबर लेस देन 5, मान लो 2.3 है, 1.6 है, एनी नंबर लेस देन 5, then the order of magnitude of that number will be the power of 10, जो यहाँ पे q है तो ये q बनेगा उसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। बच्चों याद रखो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड सिर्फ 10 का पावर होता है। एंड अगर ये नंबर p आइदर 5 होगा या 5 से ज्यादा होगा, फॉर एग्जांपल 6.4, 98.3 एंड सो ऑन, एनी नंबर ग्रेटर देन 5, तो अंडर दिस कंडीशन ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड होगा q + 1। का मतलब आपको क्या करना है, इस पावर में +1 करना है। तो इफ p is less than 5 then the order of magnitude is q, जो 10 का पावर होगा, which may be positive or negative। and if this p is 5 or greater than 5 तो आपको क्या करना है, इस पावर में +1 करना है, that becomes the order of magnitude। I hope the rules are very clear to all of you। Now let us study some examples। In the first example, speed of light in air, whose value is 3 into 10⁸ meter per second। हमको इस वैल्यू का ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। तो सबसे पहले चेक करेंगे हमको जो नंबर दिया है वो इस फॉर्म में है क्या। आप चेक करो ये जो नंबर है ये इस फॉर्म में है क्या। इसमें देखो p कितना है 3 और ये 3 0 और 10 के बीच में है क्या, यस। तो मतलब दिस नंबर सेटिस्फाइज दिस कंडीशन, p लेस देन 10। इसके बाद हमको डिसाइड करना है इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। अभी यहाँ पे p का वैल्यू कितना है 3 और ये 3 किस कैटेगरी में होगा, लेस देन 5। तो इन दिस केस ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड विल बी पावर ऑफ 10। तो यहाँ पे पावर ऑफ 10 कितना है 8, तो दिस 8 बिकम्स ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। तो इस नंबर का ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 8 होगा, का मतलब ये 10⁸ के वेरी मच क्लोज बाय होगा। 8 का मतलब पावर ऑफ 10 है, का मतलब दिस नंबर इज क्लोज टू 10⁸, दैट्स व्हाई ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इज 8। नेक्स्ट एग्जांपल इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.1 into 10⁻31 kg। तो पहले चेक करो ये नंबर इस फॉर्म में है क्या, यस, बिकॉज यहाँ पे p कितना है 9.1 and 9.1 is between 0 and 10। तो दिस नंबर इज इन द फॉर्म ऑफ p into 10⁻⁵। फिर यहाँ पे p का वैल्यू कितना है 9.1 and 9.1 is greater than
5 का मतलब इसमें ये रूल एप्लीकेबल होगा। तो इस एग्जाम्पल में हमको क्या करना है, पावर में +1 करना है। तो यहाँ पे पावर -31 है, उसमें +1 किया तो कितना आएगा, -30। तो इस वैल्यू का ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इज -30 का मतलब दिस इज क्लोज टू 10⁻⁻30। नाउ इन द नेक्स्ट केस, ड्यूरेशन ऑफ अ डे। ड्यूरेशन ऑफ अ डे इज 24 आवर, बट हमको इसका मैग्नीट्यूड नहीं एक्सप्रेस करना है, बिकॉज यूनिट ऑब्जर्व करो, यहां पे यूनिट आर है एंड टाइम का ऐसा यूनिट क्या है, सेकंड। तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इस आर को सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। वी नो दैट 1 आवर इज 3600 सेकंड्स। तो 24 आवर इज 24 इंटू 3600 सेकंड। ये मल्टीप्लीकेशन कितना होगा, 86,400 सेकंड। बट ये नंबर जो है ये तो इस फॉर्म में नहीं है, बिकॉज स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, P इंटू 10⁻³ तो सबसे पहले इस नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे। तो डेसिमल पॉइंट जो अभी यहां पे है, इसको हम लोग 1 2 3 4 प्लेसेस लेफ्ट में ट्रांसफर करेंगे। तो शिफ्टिंग द डेसिमल पॉइंट 4 प्लेसेस टू द लेफ्ट, वी गेट 8.64 इंटू 10⁻⁴। Why 10⁻⁴? बिकॉज पॉइंट इज शिफ्टेड 4 प्लेसेस ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। तो ये हो गया इसका स्टैंडर्ड फॉर्म। अभी देखो अपना नया नंबर जो है ना, ये P इंटू 10⁻³ के फॉर्म में आ गया। अभी इसमें P का वैल्यू कितना है, 8.64 जो ग्रेटर देन 5 है। एंड व्हेन द वैल्यू ऑफ P इज ग्रेटर देन 5, हम लोग क्या करते हैं, 10 के पावर में +1 करते हैं। तो 4 + 1 कितना हो गया, 5। देयरफॉर दिस नंबर हैज अ ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इज 5। तो ये कुछ एग्जांपल होंगे ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड के। सो वी हैव स्टडीड द टर्म कॉल्ड order of magnitude of a physical quantity.